के प्रोसेस को देखते हैं। जीएसटी देखिए इसलिए अनिवार्य है समझना हम लोगों के लिए, क्योंकि एक शिक्षित नागरिक होने के नाते बेवजह किसी के अफवाह में आकर के हम लोग जो है उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करने लगते हैं। तो इसी को समझना है हम लोगों को कि जीएसटी भारत के लिए क्या एक सुधारात्मक कर है, क्या जीएसटी भारत के लिए आवश्यक है, क्या जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, क्या ऐसी कर प्रणाली की भारत में आवश्यकता थी कि नहीं थी। ठीक है, तो इससे आलोचनाओं प्रतिलोचनाओं को हम लोग जो है दूसरे के अफवाहों को ना देखते हुए हम अपने ठीक है हिसाब से इसको देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से यह लाभदायक है। तो कल हम लोगों ने काफी विचार किया था कि जीएसटी क्या है, जीएसटी के उसके प्रावधान क्या क्या हैं। ठीक है, जीएसटी के स्लैब कितने हैं, जीएसटी का हिस्ट्री, थोड़ा बहुत चीजें जानने का प्रयास किया था। फिर आज उसी को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जीएसटी एक व्यापक कर सुधार के रूप में कल आप लोगों ने देखा भी था कि जीएसटी जो है विभिन्न करों का, जो भारत सरकार के जो विभिन्न कर थे और जो राज्य सरकार के विभिन्न कर जो अप्रत्यक्ष कर थे, उन सब का समावेशन करके जो है एक कर प्रणाली में पिरोने का प्रयास था और एक संघीय कर प्रणाली बनाने का प्रयास। तो एकीकृत बाजार यानी पूरा एक भारत एक राष्ट्र और एक बाजार, तो उसी प्रकार से एक प्रकार का अगर कर भी होगा तो पूरे भारत में कोई भी वस्तु और सेवा हम लोगों को एक ही कर दर होने के कारण एक ही कीमत पर मिलेगी। इससे ये फायदा होगा कि हम किसी भी राज्य में हो, तो अगर मान लीजिए हम बहुत महंगे राज्य में रह रहे थे और हमको वस्तु बहुत महंगी मिल रही थी, तो पहले क्या होता था कि जो वैट जहाँ पे कम होता था वहां पे वस्तुएं सस्ती मिला करती थी, तो लोग वहां पे खरीदारी ज्यादा करते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आप जिस राज्य से हैं, जहां पर भी हैं, वहां पर आपका व्यवसाय अच्छा प्रोग्रेस करेगा। साथ ही साथ इसको हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि क्या ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी प्रभावित कर रही है। क्या जीएसटी आयात निर्यात को जो है प्रभावित करेगा? क्या इससे जो है भारत का निर्यात बढ़ेगा कि आयात बढ़ेगा, आयात घटेगा कि निर्यात घटेगा, इसको भी हम देखेंगे। तो व्यापक कर सुधार के रूप में हम लोग जीएसटी को एक आयात निर्यात के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो जीएसटी के लगने से भारत का आयात घटेगा। क्यों? क्योंकि भारत के आयात पर सीमा शुल्क के साथ ही साथ जीएसटी भी लगेगा और इसमें कौन सा जीएसटी जुड़ेगा? आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी लगने से जो आयात पर राज्यों को कभी कर नहीं मिलता था, उन राज्यों को कर मिलने लगेगा। किसके कारण से? आयात के कारण से। ठीक है, तो अब आयात में राज्यों का भी कर मिलने लगा जीएसटी की वजह से, तो इससे राज्यों को लाभ हो रहा है। वहीं पर कोई भी दूसरी अर्थव्यवस्था की जो भी सामग्री इंपोर्टेड इकोनॉमी हमारे यहाँ आती है, आयातित होकर के आती है, तो पहले वह वस्तु मान लीजिए अगर 10 रुपए की थी, तो अब वह वस्तु कैन भी हो सकता है कि 18 रुपए का हो जाए, 15 रुपए का हो जाए, यानी पहले के सापेक्ष आयातित तो वस्तु में जीएसटी के बाद महंगी होंगी। जीएसटी के बाद महंगी होने से इसका फायदा क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो घरेलू वस्तुएं हैं उनकी मांग में वृद्धि होगी। घरेलू वस्तुएं इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी लागत ज्यादा आ रही थी। लागत ज्यादा आने के कारण जो है वे महंगी वस्तुएं के रूप में बिकती थी, जबकि आयातित वस्तुएं जो है सस्ती हुआ करती थी। तो आयात जो है, अगर इस जीएसटी के सुधार से आयात कहीं न कहीं हम लोगों का हतोत्साहित होगा। ठीक है, दूसरी तरफ निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्वाभाविक है कि निर्यात पर इसका जो है, क्योंकि निर्यात पर हम लोग उस तरह का कोई शुल्क नहीं लगाते हैं, तो निर्यात हमारा इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे अर्थव्यवस्था की जो सामग्री है, वस्तुएं हैं, वह अदर यानी दूसरे देशों में उसकी मांग क्या है, तो आयात पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा, घरेलू उद्योग के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने जीएसटी में काफी बदलाव किए। जैसे जीएसटी में पहले जो है 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर पर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से छूट थी,
यानी अगर 20 लाख रुपए का कोई भी व्यवसायी अपना टर्नओवर करता है, यानी खरीदारी और बिक्री करता है, उसका पूरा टर्नओवर जो है 20 लाख रुपए तक का अगर है तो उसको जीएसटी से छूट थी, क्योंकि जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला सुधार इसमें यह किया गया कि इसको 20 लाख रुपए से बढ़ा करके 40 लाख रुपए तक कर दिया गया है कि अगर कोई दुकानदार टोटल खरीद और बिक्री, यानी क्रय विक्रय उसका अगर टोटल 40 लाख रुपए तक का है तो उस पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने का कोई दबाव नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ठेला वाला है और वह पूरे वर्ष में 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का व्यवसाय करता है तो उसको जीएसटी से कोई जो है मतलब नहीं है। इसका मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई उसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला तो ये बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव ये हुआ क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारी वस्तुओं पर महंगाई का प्रभाव देखने को मिला। ऐसे में जो है भारत सरकार ने कुछ वस्तुओं को 28% से 18% के स्लैब में रख दिया, कुछ को जो है 28% से 12% के स्लैब में रख दिया, कुछ को जो है 18% में थी, 12% में थी, 5% थी, इसको जीएसटी से बाहर कर दिया। जीएसटी से बाहर यानी 0% स्लैब पे रख दिया, यानी जीएसटी भी नहीं लगेगा तो कोई भी दूसरा अप्रत्यक्ष कर भी नहीं लगेगा। और तीसरा 18 से कुछ वस्तुओं को 12% में कर दिया, कुछ वस्तुओं को जो है 18 से 5% में कर दिया। तो देखिए जितने भी बेसिक नीड्स हैं जो कि एक गरीब और अमीर आदमी की जो भी वस्तुएं हैं, जो गरीब यानी जैसे जिसकी क्रय शक्ति क्षमता जिसकी ज्यादा है, तो यह भी एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि स्लैब उसी कर में हो सकता है जिसमें प्रगतिगामी हो, जो आय बढ़ने के साथ साथ जो है कर की दर में वृद्धि। जैसे डायरेक्ट टैक्स है आपका इनकम टैक्स, आयकर, तो आयकर में भी आप देखते हैं कि स्लैब जो है आपको दिखाई देता है 5% है, 20% है, 30% है। इस तरह के स्लैब आपको आयकर में दिखाई देते हैं और इसी तरह के स्लैब आपको जीएसटी में भी देखने के लिए मिले। इसका मतलब जीएसटी भी प्रगतिशील कर है और प्रगतिगामी है और आयकर भी प्रगतिगामी है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है इसलिए हम लोग को दिखाई देता है, जबकि जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है इसलिए हम लोग को स्पष्ट नहीं होता है। तो यह भी ऐसे ही निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की क्रय शक्ति क्षमता कैसी है, जैसे जैसे अगर उसकी क्रय शक्ति की क्षमता बढ़ रही है तो वैसे वैसे उसे जीएसटी ज्यादा लेने का प्रयास किया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कार खरीदता है तो कार खरीदने का मतलब है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। कोई व्यक्ति जो है घी और मक्खन खरीदता है तो इसका मतलब यह है कि खाने पीने में उसकी स्थिति अच्छी है। कोई व्यक्ति अगर आइसक्रीम खाता है तो इसका मतलब है कि खाने पीने की उसकी स्थिति बेहतर मानी जाती है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए जैसे नमक है तो नमक वह न्यूनतम सामग्री है जिसको गरीब व्यक्ति की भी आवश्यकता है, यानी जन जन की आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है, कंपलसरी है, बेसिक नीड्स है। तो नमक पर कोई भी जीएसटी नहीं होगा, तो नमक पर कोई भी अन्य प्रकार का कर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो है तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए। जैसे 28% जितने भी शीतलक यंत्र थे, रेफ्रिजरेटर है, जो वाटर कूलर है, आपका आइसक्रीम है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की जो सामग्रियां होती थी पहले इस पे 28% जीएसटी हुआ करता था, अब इस पे जो है 18% कर दिया गया है। फिर जो है फ्यूल सेल वाहन जो है वस्त्र उद्योग पर जो है 28% जीएसटी हुआ करता था, अब इसको जो है घटा करके 12% कर दिया गया है। फिर जो है कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो 18%, 12%, 5% पर थे, इनको शून्य में रख दिया गया। जैसे पत्थर है, संगमरमर है, मूर्तियां हैं, राखी वगैरह है, प्लेट है, ये सब के प्रोडक्ट पे जो है अब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा है जैसे 12% के जो थे 18% से 12%, जैसे बांस है, पीतल है, रबड़, कृत्रिम प्राकृतिक रबड़ है, इन सबको घटा करके जो है 12% पे कर दिया गया है। कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो 18% में थी, जैसे ठोस जैव ईंधन है, कोयला वगैरह है, तो इस पर जो है जीएसटी अब कितना लगेगा 5%। तो ये जीएसटी में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए अभी करंट में, तो इस पे हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जीएसटी को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके लाभ कहीं ना कहीं इकोनॉमी में है। तभी भारत सरकार, आप देखोगे कि इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी विचार करेंगे कि क्यों जीएसटी के लिए इतना प्रयास किया गया भारत में। ठीक है, तो आइए समझते हैं जीएसटी का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं।
तो भारत में अब जैसे हम फ्रांस में जो है सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, तो हम लोगों ने उससे प्रभावित होकर के एक व्यापक कर बदलाव के लिए भारत में, कल हमने इस पे भी बताया था आपको कि विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। तो 2002 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस दौर में ही विजय केलकर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, बहुत कम समय में इसने रिपोर्ट दिया और इसने एक संस्तुति की कि जीएसटी जैसा कर भारत में होना चाहिए। फिर 2006 में जो है उसमें पी चिदम्बरम भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो पी चिदम्बरम ने जो है पहली बार जीएसटी पर भारत सरकार के व्यू को, विचार को जो है अपना रखा कि हम लोग एक व्यापक कर बदलाव पे जो है विचार विमर्श कर रहे हैं और आने वाले 4 वर्षों में जो है इसका एक कोई न कोई सिस्टम इजाद किया जाएगा, पुनर्विचार। फिर 2011 में जो है इस पे जो है विचार किया गया और संसद में एक प्रस्ताव बिल लाने का प्रयास किया गया। तो हालांकि उस प्रस्ताव बिल पे काफी समय तक विचार होता रहा और 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जो अंतिम समय है उस दौर में जो है जीएसटी बिल को संसद में लाने का प्रयास किया गया 115वें बिल के रूप में। लेकिन अब सरकार जो है मई में लास्ट में जो है सरकार भंग हो गई, तो लोकसभा भंग हुई, तो लोकसभा भंग होने के कारण जो है यह बिल भी समाप्त हो गया। फिर जो है आप देखोगे कि जैसे ही प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को जो है शपथ लेते हैं, फिर जून में जो है जीएसटी पर तत्काल ही वो विचार करते हैं और फिर वो मई 2015 में उसका बिल पूरी तरीके से फिर तैयार होकर के संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है और 122वें बिल के रूप में मई 2015 में इसे लोकसभा में लाया गया और लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, क्योंकि लोकसभा में भारत सरकार का बहुमत है उस समय में। फिर इसको जो है राज्यसभा के पास भेजा गया, लेकिन राज्यसभा जो है बहुमत नहीं था सरकार का, तो राज्यसभा ने बिना उसमें बदलाव के, बिना संशोधन के, बिना बदलाव के इस संविधान संशोधन को करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जीएसटी जैसे कर को लागू करने के, कल हमने बताया था आपको कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इस तरीके का संघीय कर लगाया जा सके। तो यह संघीय कर था, तो संघीय कर ढांचे के लिए भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी। साथ ही साथ इस बिल को जो है, इस अधिनियम को, इस संशोधन बिल को भारत के आधे से अधिक राज्यों में पारित कराना भी जरूरी था। ठीक है, तो जो राज्यसभा ने संशोधन करके 3 अगस्त 2016 को इस बिल को जो है पारित कर दिया। पुनः जो है अब इसको राज्यों को ट्रांसफर किया गया और फिर जो संशोधन था उस संशोधन को लोकसभा एक्सेप्ट करते हुए 8 अगस्त 2016 को इसको पारित कर दिया। फिर राज्यों को ट्रांसफर किया गया और आप जान लीजिए कि अब अनुच्छेद 246 में जो दिल्ली और पांडिचेरी है उनको भी राज्य माना जाता है। तो अब कुल राज्य अगर इस दृष्टिकोण से 31 हुए, क्योंकि विधानसभाओं का गठन वहां पर भी है, तो लगभग 16 राज्यों से भारत में जो है इस बिल को पारित होना अनिवार्य था। तो ऐसे में जो है असम ने सबसे पहले इस बिल को पारित किया अपनी विधानसभा में और सभी विधानसभाओं में जो बिल पारित किया गया वह था SGST। कौन सा बिल था? SGST। ठीक है, SGST बिल पारित किया सबसे पहले असम ने, फिर बिहार ने, ऐसे जो है राजस्थान तक पहुंचा। राजस्थान 16वां स्टेट था जिसने जो है इस बिल को पारित किया। अब आधे से अधिक राज्यों से यह बिल पारित हो गया। पुनः इसे संसद में यानी राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने 8 सितंबर को इस पे हस्ताक्षर कर दिया। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी संविधान संशोधन बिल पारित मान लिया जाता है। लेकिन उसमें एक प्रावधान था कि जब तक जो है, क्योंकि 269A एक अनुच्छेद जोड़ा गया और इसमें जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया। कल इस पर मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में लोग जो है अध्यक्ष वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, और जो दिल्ली और पांडिचेरी के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, और जो यूनियन टेरिटरी है तो उसके लिए वित्त मंत्री ही अगुवाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है
एसजीएसटी एक प्रावधान ये था कि जब तक जो जीएसटी काउंसिल है ये इस बिल को इसको अगर जब तक लागू करने का रिकमेंड नहीं करती है तब तक यह अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन जीएसटी बिल को जो है 12 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने लागू कर दिया और इसको जो है पुनः राज्यों में धीरे धीरे लागू करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो है असम जो है इसको लागू करने वाला राज्य है और जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य है जो इसको लागू किया। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि जीएसटी कार्य कैसे करता है। ठीक है, जीएसटी वर्क कैसे करता है, कैसे जो है ये सीजीएसटी लगता है, कैसे एसजीएसटी लगता है, कैसे आईजीएसटी कार्य करता है, इन सबको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए तुरंत समझ लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए विभिन्न राज्यों के बीच भी व्यापार होते हैं, आंतरिक राज्यों के अंदर भी व्यापार होते हैं। तो कल हम लोगों ने जीएसटी का लाभ भी देखा था कि जो है जितने उत्पादक राज्य हैं उनको जो है जीएसटी का नुकसान हो रहा था, जबकि जो है जो उपभोक्ता राज्य हैं उनको जीएसटी का फायदा हो रहा था। जैसे मान लीजिए कि दो स्टेट हैं, ठीक, मान लीजिए ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि मैं एक ले लेता हूं वस्त्र उद्योग का ही एक उदाहरण ले लेता हूं और इसको समझने का प्रयास करता हूं कि वस्त्र उद्योग में किसी राज्य ने मान लीजिए रॉ मटेरियल को 100 रुपए में खरीदा। ठीक, 100 रुपए में खरीदा। अब देखिए 100 रुपए के प्रोडक्ट पर मान लीजिए हम एक जीएसटी का स्लैब नहीं है 20%, हम 20% मान के चलते हैं, उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब इसमें जो है सीजीएसटी 10 रुपए होगा, यानी 10% सीजीएसटी यानी 10 रुपए, और एसजीएसटी भी इसमें ऐड हो जाएगा और यह भी होगा 10 रुपए, यानी टोटल 20% लगना है। तो 20% लग गया तो ये हो गया 120 रुपए का प्रोडक्ट। अब 120 रुपए का इंडस्ट्री ने खरीदा था इस प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को जीएसटी सहित। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक इसका मूल्य कितना था? 100 रुपए। अब ऐसी स्थिति में भारत जो अब इसको मान लीजिए कि कंपनी ने कपड़े को तैयार किया और उस कंपनी ने 150 रुपए में बी स्टेट के मान लीजिए डी व्यापारी है, ठीक, इस होलसेलर को बेच दिया। कितने में? 150 रुपए में बेचा। अब देखिए ये जो है कंपनी, मान लीजिए ये सी कंपनी है, सी ने डी को बेचा व्यापारी को, तो ये अदर स्टेट में जा रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था। तो इसके स्थान पे पहले जो है प्रवेश शुल्क लगता था। क्या लगता था? प्रवेश शुल्क लगता था। लेकिन अब क्या लगेगा? अब जो है लगेगा इस पे आईजीएसटी। तो जहां पे विभिन्न दो राज्यों के बीच का मामला हो, जहां पे आयात निर्यात का मामला हो, तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। अब देखिए इसमें आईजीएसटी लगेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आईजीएसटी भी 20% है, ठीक है, तो आईजीएसटी 20% अगर हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा आपका 30 रुपए। अब 30 रुपए में ऑलरेडी इस व्यापारी ने जो पहले इस रॉ मटेरियल को खरीदा था उसमें जो है सीजीएसटी, अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो आईजीएसटी क्या था? 0। लेकिन सीजीएसटी क्या था? 10 रुपए, यानी 10%। एसजीएसटी कितना था? 10 रुपए। तो ये जो 20 रुपए राशि है इसको ये रिटर्न के रूप में मिल जाएगा और इस 30 रुपए में मात्र इसको 10 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, किस रूप में? आईजीएसटी के रूप में। अब यह व्यापारी के पास यह वस्तु आ गई और यह 180 रुपए में बिक गई, यानी 180 रुपए में इसके पास पहुंचा। अब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि सीधे यह उपभोक्ता इसको खरीद लेता है और इस उपभोक्ता को यह अपना पूरा प्रॉफिट सहित 200 रुपए में बेच देता है। ठीक है, कितने रुपए में? 200 रुपए में। अब मान लीजिए कि इस पर भी 20% का टैक्स लगता है, तो यह कर जो है टोटल हुआ 40 रुपए।
अब 40 रुपए में ये क्योंकि आंतरिक राज्य का मामला है तो इसमें क्या लगेगा, CGST और SGST। क्या क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। तो अब देखिए टोटल कर हुए 40 रुपए, तो ये CGST 20 रुपए हो गया और SGST 20 रुपए हो गया। क्या IGST यहां पर लगेगा, IGST नहीं लगेगा, लेकिन IGST इसमें इंक्लूड है क्योंकि IGST यहां पर लगा हुआ था और यह IGST कितना था, 10 रुपए। ठीक है। अब देखिए इन करों से, SGST से और CGST से दोनों मिला करके IGST 10 रुपए के रूप जो रिटर्न हुआ, यह भारत सरकार के पास जो गया था, यह इसमें से जो CGST 10 रुपए ऑलरेडी इंक्लूड है। ये देख रहे हैं 10 रुपए ऑलरेडी इंक्लूड है ना, तो ये जो अतिरिक्त 10 रुपए है इस राज्य को, जो इस राज्य का रिटर्न पुनः मिल जाएगा। लेकिन अंतिम रूप से जो पेमेंट है, ठीक है, अंतिम रूप से जो इसका पेमेंट है जीएसटी का, वह लाभ जो है वह किस राज्य को मिलेगा, अंतिम रूप से मिलेगा जो राज्य ने इसका उपभोक्ता, जिस राज्य जो इसका खरीदारी किया है। तो IGST का रिटर्न जो है इस राज्य को मिलेगा, जबकि CGST का जो रिटर्न है पुनः इस राज्य को मिल जाएगा। तो ये जो SGST था, यह SGST पुनः इस राज्य को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से CGST, IGST जो है स्लैब कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये थे जो है जीएसटी के विभिन्न कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है मित्रों, तो आज जो है हम लोग 2 पार्ट में जीएसटी के जो है पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया कि जीएसटी किस तरीके से कार्य करता है, जीएसटी क्या है, क्यों इसको लगाया गया, क्यों इसकी आवश्यकता रही। फिर अगले पार्ट में मैं जो है इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को लेकर के आपसे मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।